अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के वीक 14 के लेक्चर 27-28 के साथ हैं। इस लेक्चर में हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे दैट विल बी द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होगा GLPP, और उसके अलावा हम देखेंगे कि सिंपलेक्स मेथड जो है उसमें हम मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन देखा था वो ग्राफिकल था। ग्राफिकल में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो ये कि आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशन दो वेरिएबल से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता था। तो यहाँ पे हमें ये सपोर्ट मिल जाएगी कि हम दो वेरिएबल से ज्यादा के जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन हो चाहे वो मिनिमाइजेशन हो। तो आए चलते हैं आपके पास लेक्चर की जानिब। सबसे पहले आपके पास जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें आपके पास जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा या वो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन कॉस्ट फंक्शन सबसे पहले कंटेन करेगा, इसको हम कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। और इसमें आपके पास कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे जो आपके बेसिक वेरिएबल्स कहलाते हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। और इनके ऊपर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होंगे आपके पास। लाइक मैं कहता हूं a11 x1 प्लस a12 x2 अप टू सो ऑन a11 a1n xn शुड बी लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये दोनों सूरतों में हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इधर आएगा आपके पास राइट साइड पे b1। तो इसी तरह ही आपके पास ये पहला कॉन्स्ट्रेंट है, ये सेकंड कॉन्स्ट्रेंट है, एंड अप सो ऑन हमारे पास m कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। n वेरिएबल्स की सूरत में जरूरी नहीं कि n कॉन्स्ट्रेंट्स हों। n आपके पास यहाँ पे इस n की इस m के साथ इक्विवेलेंट होने की शर्त नहीं है, इस चीज को ख्याल में रखेंगे। ठीक है, हमने अब इन कॉन्स्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस कॉस्ट फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन हमने सॉल्व करना होगा। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने जो है सिंपलेक्स मेथड के इंट्रोडक्शन की तरफ। सिंपलेक्स मेथड आपके पास जी डेंस्टिग ने 1947 में प्रपोज किया, और ये एक रेपिटेटिव एल्गोरिदम है जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के एक फंडामेंटल थ्योरम पे बेस करता है, और ये आइटरेटिवली आपके पास अपनी आइटरेशन अपग्रेड करते हुए अपने फिजिबल सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करता है। इनिशियली आपके पास जो है फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा उसका आपके पास कांस्टेंट इक्वेशंस के अगेंस्ट हम जो है डिजाइन करेंगे। उस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के अगेंस्ट हमारे पास फिर हम टेस्ट करेंगे कि आया कि ये फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं, और अगर ऑप्टिमल नहीं है तो हमारा एल्गोरिदम उसको उस आइटरेशन में उसको इंप्रूव करेगा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, और उसको फिर दोबारा हम इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे। ठीक हो गया। इसके एडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि हमारे पास एक तो सिंपल है सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स के, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के, दूसरा आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है। तो आए इस मेथड की कंप्यूटेशन प्रोसीजर जो हैं वो एग्जांपल में देखते हैं कि इसका कंप्यूटेशन प्रोसीजर है क्या। लेट्स सपोज मेरे पास ये इस एग्जांपल में ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइज करना है मैंने z को विच इज इक्वलेंट टू 4x1 प्लस 6x2। अब अगर आप गौर से देखें
x1 और x2 इसमें बेसिक वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, अब ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। अब ये देखें, इधर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं और 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। मैंने पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अगेंस्ट उतने नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट होना जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स कम या ज्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल से, और इक्वल भी हो सकते हैं। इनके आपस में इक्वल होने की या ना इक्वल होने की कोई शर्त नहीं है। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट है -x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 11, x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 27, 2x1 प्लस 5x2 लेस और इक्वल टू 90। ये 3 आपके पास कॉन्स्टेंट इक्वेशंस हैं। याद रखें कि आपके पास, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम बेस करते हैं, इसलिए आमतौर पे ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 की फॉर्म में आते हैं। अब आपके पास हम इन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। स्लैक वेरिएबल आपके पास इन इक्वेशंस का पूरा लोड कंटेन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब -x1 प्लस x2 इज लेस और इक्वल टू 11 था। हमने इसमें -x1 प्लस x2 प्लस s1 एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया और इज इक्वल टू 11 कर दिया। अब इसमें हम इस वक्त जो सोच रहे हैं वो ये चीज कि आपके पास x1 और x2 अगर 0 हो और s1 को 11 कर दिया जाए तो ये इस पूरी की पूरी आपके पास इक्वेशन का लोड कंटेन कर लेगा। सेम लाइक आप सेकंड इक्वेशन में एक और स्लैक वेरिएबल s2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसी तरह थर्ड इक्वेशन में एक और स्लैक वेरिएबल s3 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन स्लैक वेरिएबल्स को मद्देनजर रखते हुए हम इनको नीचे ले आते हैं ताकि हमारे पास इनका विजन आसान हो जाए। अब स्लैक वेरिएबल्स को जब सामने रख लेंगे, अब आपने इन इक्वेशंस को इन दी फॉर्म ऑफ टेबल लिखना है। इसको टेबल में लिखने का तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले आप बेसिक वेरिएबल्स लिखते हैं। बेसिक वेरिएबल्स आपके पास x1 और x2 थे। बेसिक वेरिएबल्स खत्म होने के बाद आप स्लैक वेरिएबल्स लिखते हैं जो कि आपके पास इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। उसके बाद आप राइट साइड b लिखते हैं। b इधर आपके पास b वेक्टर जो है 11, 27 और 90 है। 11, 27 और 90 ये b है, और एंड पे आपके पास bv जो कि हम बेसिक वेरिएबल कहते हैं, आपके पास इस वक्त इस इक्वेशन के जो लोड कंटेन कर रहे होते हैं वो होते हैं। इस वक्त इन तीनों इक्वेशंस का जो लोड कंटेन कर रहे थे वो स्लैक वेरिएबल्स थे s1, s2 और s3। अब हम वन बाय वन इन इक्वेशंस को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले x1 का कोएफिशिएंट इधर -1 है, x1 का कोएफिशिएंट -1 लिख दिया यहाँ पे। x2 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 लिख दिया। s1 आपके पास यहाँ पे 1 है, s1 1 हो गया। s2 इस इक्वेशन में है नहीं, s2 0 कर दिया। s3 भी इस इक्वेशन में नहीं है, s3 भी 0 कर दिया। और b आपके पास इधर 11 है तो यहाँ पे b 11 कर दिया, और बेसिक वेरिएबल इसका क्या आ गया आपके पास s1। सेकेंड इक्वेशन में और से देखें तो x1 1, x1 1, x2 1, x2 1, s2 1, s2 1 और रिमेनिंग सब 0, s1 और s3 0। b आपके पास क्या है 27, और बेसिक वेरिएबल इसका हो गया हमारे पास s2। सेम लाइक आपके पास थर्ड कांस्टेंट इक्वेशन 2 5 2 5, s1 0, s2 0, s3 1 और b 90। ये तीनों कांस्टेंट इक्वेशंस लिखनी। उसके बाद लास्ट रो में आप लोग ये करेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस करके लिखेंगे, नेगेटिव करके लिखेंगे। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था इधर 4x1 प्लस 6x2। अब इधर हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको राइट साइड पे ले आए, z माइनस 4x1 माइनस 6x2 बनेगा ये, तो -4x1 का कोएफिशिएंट और -6x2 का कोएफिशिएंट, इसको लास्ट रो में लिखेंगे। -4x1 का कोएफिशिएंट और -6x2 का कोएफिशिएंट। और इसमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल्स नहीं होते इसलिए स्लैक वेरिएबल यहाँ पे जीरोस आएंगे, और इसमें b भी आपके पास फिलहाल नहीं है तो b भी इस वक्त 0। हाँ, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो तो उस सूरत में
हम लोग यहाँ पे उसको b की जगह पे लिखते हैं और आपके पास उसका b 0 नहीं होता। अच्छा, अब हमारे पास ये जो वेरिएबल जो कि लोड कंटेन करके जो आपके पास लोड कंटेन कर रहे थे S1 S2 S3, अब हम ये वेरिएबल्स आहिस्ता आहिस्ता लोड दूसरे वेरिएबल्स पे शिफ्ट करेंगे। तरीकाकार क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल आपके पास लोड शिफ्ट कर रहा है और कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल पर लोड शिफ्ट कर रहा है? तो इसको देखने का तरीकाकार जो है वो ये है कि सबसे पहले आप लास्ट रो में मोस्ट नेगेटिव एंट्री को आइडेंटिफाई करें। मोस्ट नेगेटिव एंट्री इस वक्त बन रही है -6। -6 के टॉप पे जो वेरिएबल होगा x2, इसका मतलब है कि x2 इस वक्त लोड लेने के लिए तैयार है। तो x2 जो है, x2 पे हम लोड शिफ्ट करेंगे। अब किस वेरिएबल का लोड शिफ्ट होगा? S1 S2 और S3 में से। तो x2 इस वक्त एंटरिंग वेरिएबल कहला रहा है और जो लोड वेरिएबल शिफ्ट करेगा वो आपके पास डिपार्टिंग वेरिएबल कहलाएगा। तो हमें देखना है कि एंटरिंग वेरिएबल के अगेंस्ट अब डिपार्टिंग वेरिएबल क्या बनता है। S1 S2 और S3 में से कौन सा वेरिएबल अपना लोड शिफ्ट करके x2 पे डालता है? तो आए देखते हैं आपके पास। तो इसका तरीकाकार ये है कि एंटरिंग वेरिएबल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मोस्ट नेगेटिव जो एंट्री है, स्मॉलेस्ट नहीं देखनी, मोस्ट नेगेटिव देखनी है, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो पॉजिटिव भी हो सकती है। मोस्ट नेगेटिव एंट्री के अगेंस्ट आपके पास जो कॉलम आपके पास बनेगा x2, वो आपके पास क्या होगा? एंटरिंग वेरिएबल। अब हमने डिपार्टिंग वेरिएबल को डिसाइड करने के लिए हम इसकी b के साथ रेशियो लेंगे। ये मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया है ताकि आपको पास सारा प्रोसीजर आपको नजर आए। तो ये आपके पास टेबल था, इसमें मोस्ट नेगेटिव एंट्री आपके पास जो है वो आपके पास -6 है। तो आपके पास याद रखें कि मोस्ट नेगेटिव एंट्री -6 है। सो एंटरिंग वेरिएबल आपके पास x2 डिसाइड हो गया। ये देखें, मैंने x2 लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटरिंग वेरिएबल x2। अब हम इस b कॉलम की रेशियोज लेंगे x2 कॉलम के साथ, जो कॉलम डिसाइड हुआ है। तो 11 डिवाइडेड बाय 1 रेशियोज ली जा रही हैं। 11 डिवाइडेड बाय 1 रेशियो बनी 11। फिर 27 डिवाइडेड बाय 1, 27 डिवाइडेड बाय 1 27। फिर 90 डिवाइडेड बाय 5, 90 डिवाइडेड बाय 5 बन गया 18। ये रेशियोज आई हैं। अब इन रेशियोज में से आप देखेंगे कि सबसे छोटी पॉजिटिव रेशियो कौन सी है। नेगेटिव रेशियो अगर कोई आती है तो उसको हम कंपटीशन में नहीं लेकर आएंगे। तो सबसे छोटी पॉजिटिव रेशियो इस वक्त है 11। किसकी वजह से आई है? इस b के पहले एलिमेंट की वजह से और x2 के पहले एलिमेंट की वजह से। तो जिस रेशियो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो जिन एलिमेंट्स की वजह से आई है, उनके सामने जो रो में वेरिएबल लिखा होगा जो कि ये इस वक्त S1 है, ये आपके पास डिपार्टिंग वेरिएबल डिसाइड होगा। तो एंटरिंग वेरिएबल आपके पास जो है वो क्या डिसाइड हुआ था? एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड हुआ था हमारे पास x2, जो कि ये था, और डिपार्टिंग वेरिएबल आपके पास डिसाइड हुआ S1। अब आपके पास एंटरिंग वेरिएबल का कॉलम और डिपार्टिंग वेरिएबल की रो का जो इंटरसेक्शन बन रहा है 1, ये 1 आपके पास एज ए पीवट वैल्यू होगा। अब इस आपके पास अगर इधर 1 नहीं है तो इस पूरी की पूरी रो को रो ऑपरेशन करके यहां पे 1 इंट्रोड्यूस करेंगे। इस वक्त 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस 1 की बेस पे आपने पीवट कॉलम जो कि x2 डिसाइड हुआ था, इस 1 की बेस पे रिमेनिंग एंट्रीज ऑफ पीवट कॉलम आप 0 करेंगे बाय परफॉर्मिंग रो ऑपरेशंस। और रो ऑपरेशन पूरी की पूरी रो पे होता है। तो आइए देखते हैं रो ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। ये आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में किया करते थे। तो दोबारा मैं याद करवा देता हूं आपको, और इसको हम अपने कैलकुलेटर से देखेंगे कि ये किस तरह से परफॉर्म होता है। ये बहुत इजीली और बहुत तेजी से परफॉर्म होगा रो ऑपरेशन।
तो आइए जरा देखते हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो ये जनाब हमारे पास हमारा कैलकुलेटर है। अब हमने रो ऑपरेशन डिसाइड करने हैं। याद रखें कि आपके पास जो रो जिस पे ऑपरेशन हो रहा होगा वो पहले लिखी जाएगी। R2 पे ऑपरेशन होना है, मुझे यहां 0 चाहिए। R3 पे ऑपरेशन होना है, मुझे यहां 0 चाहिए। R4 पे ऑपरेशन होना है, मुझे यहां पे भी 0 चाहिए। तो जोन सी रोज पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा उनको आप पहले लिखेंगे। R2 पहले लिखा है, नेक्स्ट ऑपरेशन में मैंने R3 पहले लिखा है, नेक्स्ट ऑपरेशन में R4 मैंने पहले लिखा है। ये 3 ऑपरेशन लिखे हैं। तो माइनस उसके बाद R जिस रो पे ऑपरेशन हो रहा है उसका वेरिएबल आप R1 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। अब R2 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 था पीवट कॉलम का, तो 1 को R1 के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 R1 बना और मैंने माइनस कर दिया। R3 जो है इस वक्त रो 3, इसको अगर हम देखें तो इस वक्त आपके पास R3 माइनस 5 R1 बन रहा है। तो R3 माइनस 5 R1, 5 R3 का कोएफिशिएंट था, इसको R1 के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया हमने R3 रो 3 में से, क्योंकि रो 3 पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। और इसी तरह R4। अब थोड़ी देर के लिए इन रो ऑपरेशन को कैलकुलेटर पे परफॉर्म करने के लिए R1 को A कंसीडर करने, R2 को B और R3 को C और R4 को D। तो आइए देखते हैं कि ये रो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये रो ऑपरेशंस लिखे हुए हैं हमारे पास। अब इनको हमने कैलकुलेटर पे लिखना है। R2 को हमने B कंसीडर करेंगे, अल्फा B माइनस R1 क्या है A, अल्फा A, B माइनस A कॉलन C माइनस 5A C माइनस 5A, C माइनस 5A भी हो गया हमारा। उसके बाद D प्लस 6A, R4 को D लेंगे ना हम, कॉलन ऑपरेटर, सॉरी ये कॉलन ऑपरेटर के लिए अल्फा प्रेस नहीं हुआ था। कॉलन ऑपरेटर अल्फा D प्लस 6A। अब जरा इसको कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि B की वैल्यू पूछ रहा है। अब जरा गौर से देखें B की वैल्यू क्या है। B की वैल्यू आपके पास हमेशा याद रखें सेकंड रो की वैल्यू होगी। अब हमने क्योंकि सारी रो पे ऑपरेशन करना है तो अब हम इस पूरी की पूरी रो को मद्देनजर रखेंगे। B सेकंड रो के कोएफिशिएंट्स होंगे। अब आइए देखते हैं, रो ऑपरेशन हम लिख चुके हैं। अब ये आपके पास टेबल अपडेट होके इन रो ऑपरेशंस पे ये बनेगा। तो देखते हैं B की वैल्यू क्या है इधर 1, B की वैल्यू 1, A की वैल्यू इधर क्या है -1, A की वैल्यू -1 है। उसके अलावा C की वैल्यू क्या है 2 और D की वैल्यू क्या है -4। दैट इज इक्वल टू, ये देखें आपके पास B माइनस A सेकेंड रो की वैल्यूज लिख रहे हैं हम। क्या आया आंसर 2, ये देखें 2 लिखा हुआ है। C माइनस 5 है थर्ड रो के आपके पास ऑपरेशन था 7, ये 7। D प्लस 6 से -10, ये -10। यस इज इक्वल टू प्रेस करें। अब दोबारा ये B की वैल्यू पूछेगा। अब B की वैल्यू कौन सी एंटर करेंगे आप सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में B1 था, B1 ही है इधर, कीप कर लेंगे। A की वैल्यू 1 थी आपके पास सेकंड कॉलम में, A की वैल्यू 1 दे दी हमने। C की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू -6 है। ये सारे ऑपरेशन 0 होने चाहिए। ये देखिए B माइनस है सेकंड रो का ऑपरेशन, आंसर 0 आ गया।
c माइनस 5 है 0 और d प्लस 6 है भी 0। तो ये तीनों 0 हमने क्यों निकाली है? क्योंकि हमने रो ऑपरेशन परफॉर्म इसलिए किए थे कि हम पीवट कॉलम में पीवट एलिमेंट के अलावा बाकी सब एंट्रीज को जीरोस कर दें। बिल्कुल ठीक हुआ। इसी तरह आप थर्ड कॉलम के ऑपरेशन को परफॉर्म करें। थर्ड कॉलम के ऑपरेशन को परफॉर्म जब करेंगे तो अब आपके पास b क्या है, इधर 1, सॉरी b इधर आपके पास 0 था, तो इधर हम सिर्फ वैल्यूज पास कर देते हैं। इसको दोबारा आपके पास जहां पे b, अब b आपके पास यहां पे क्या है 0 थर्ड कॉलम में, b 0 है, a आपके पास 1 है, c आपके पास 0 है और d आपके पास वो भी 0 है। ये देखें -1 देन -5 एंड देन 6, ये वैल्यूज लिखी गई हैं आपकी। अब इसी तरह से नेक्स्ट रो ऑपरेशन में अगर आप देखें तो नेक्स्ट कॉलम में S2 में देखें कोई चेंज नहीं हुई है। वजह क्या है? जोन सी रो ऑपरेशन कर रही है उसका कोफिशिएंट 0 है। रो 1 ऑपरेशन कर रही थी उसका कोफिशिएंट ही 0 है, तो जहां पे उसका कोफिशिएंट 0 है उसके पूरे के पूरे आप ऐसी रो जो ऑपरेशन कर रही है अगर उसका कोफिशिएंट 0 है तो उस सूरत में आप पूरे के पूरे कॉलम को एज इट इज मैप करते हैं। 0 1 0 0 0 0 1 0, ये एज इट इज हमने मैप कर दिया। अब बी वाले कॉलम पे तो फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं। अब इधर बी की वैल्यू क्या है जनाब? 27, ए की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 90 और डी की वैल्यू 0। ये देखें 16, ये 16 है, देन ये 35, देन ये 66। अब आपके पास ये अपग्रेड वैल्यूज हो गई। अब जो है आपके पास आप इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। अब इस वक्त अगर हम अपना सॉल्यूशन देखें तो वो अपग्रेड हो चुका है। सॉल्यूशन देखने का तरीकाकार ये होता है कि लास्ट कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम की एंट्रीज को 1 बाय 1 मैच कर लिया जाता है। x2 11 होगा, s2 16, s3 35, तो z आपके पास 66 आएगा इन वैल्यूज पे। अब आपके पास जब तक लास्ट रो की नेगेटिव एंट्रीज पाई जाएंगी तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। और आप गौर से देखें कि z इंप्रूव हुआ है। कॉस्ट फंक्शन पहले क्या था? इधर 0 था, इंप्रूव होके अब ये बन गया है 66। इस एग्जाम्पल को रिमेनिंग जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।